नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम कुछ ऐसे विचारों और रणनीतियों पर गौर कर रहे हैं जो पैसे से जुड़े हैं, आजकल की वित्तीय चुनौतियों से जुड़े हैं। हाँ। और उस सोच से, उस मानसिकता से जो शायद वित्तीय सफलता के लिए जरूरी है। ये सारी बातें उन सामग्रियों से ली हैं जो हमारे साथ साझा की गई हैं। जी। और ये एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती है, मुझे लगता है। इन सामग्रियों में ना एक चिंता बार बार उभर कर आती है। वो है सिकुड़ता हुआ मध्यम वर्ग, और अमीर गरीब के बीच जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, ये तो दिख रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और क्या इससे निपटने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काफी है, या फिर एक अलग तरह की सोच अपनाने की जरूरत है? तो आज हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में जो नजरिया दिया गया है उसे थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो पारंपरिक फाइनेंशियल सलाह हम सुनते आए हैं, हाँ, वो पुरानी बातें। हाँ, वो आज के दौर में उतनी कारगर क्यों नहीं रहीं, और इस बदलती दुनिया में अपने वित्तीय भविष्य को, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कौन से नए तरीके या कौन सी नई सोच जरूरी हो सकती है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। इन सामग्रियों में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मुझे लगता है बहुत जरूरी सवाल उठाया गया है। क्या? कि पैसे बचाने वालों और पैसे निवेश करने वालों की सोच में आखिर फर्क क्या है। ये अच्छा सवाल है। और क्या वाकई सिर्फ बचत करना, सेविंग करना आज के जमाने में काफी है? शुरुआत करते हैं उस बड़ी तस्वीर से जो ये सामग्रियां दिखाती हैं कि कैसे मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, लगातार एक दबाव महसूस कर रहा है। जी। कुछ खास चुनौतियों का जिक्र बार बार आता है, जैसे नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, उसमें भारी कमी आई है। हाँ बिल्कुल, पहले जैसा नहीं रहा। पहले के जमाने में जहां एक नौकरी पूरी जिंदगी का सहारा मानी जाती थी, अब वो बात नहीं रही। कंपनियां बदल रही हैं, नौकरियां आ जा रही हैं। बिल्कुल। और इसी की साइक्लोडी है एक और बड़ी चीज, पारंपरिक पेंशन योजनाएं वो लगभग गायब ही हो गई हैं। हाँ, पेंशन तो अब मिलती ही कहाँ ज्यादातर लोगों को। हाँ, पहले वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान होते थे, याद है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स रकम मिलती थी। जी हाँ, एक सुरक्षा रहती थी। हाँ, बुढ़ापे में एक सुरक्षा का एहसास रहता था। लेकिन अब इनकी जगह ले ली है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजनाओं ने। जैसे अमेरिका में 401k है, जब भारत में पीएफ है, एनपीएस के कुछ विकल्प हैं। अच्छा। इसमें आप और आपका एम्प्लॉयर पैसा तो डालते हैं, लेकिन रिटायरमेंट पर कितना मिलेगा उसकी गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। ये पूरी तरह मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसने रिटायरमेंट की सुरक्षा को काफी अनिश्चित बना दिया है। हाँ, और इस अनिश्चितता के ऊपर से रोजमर्रा के खर्चे भी तो आसमान छू रहे हैं। वो तो है ही। हेल्थ केयर लगातार महंगा होता जा रहा है, बच्चों की अच्छी शिक्षा का खर्च बढ़ता जा रहा है, और एनर्जी, खासकर तेल की कीमतें। हाँ, तेल का असर तो हर चीज पे पड़ता है। बिल्कुल, वही मैं कह रही थी। सफर करना हो, घर चलाना हो, या खाने पीने का सामान खरीदना हो, ये सारी चीजें मिलके मिडिल क्लास के बजट पर एक जबरदस्त बोझ डाल रही हैं। इसी बिगड़ते आर्थिक माहौल के संदर्भ में ये सामग्रियां इस बात पर जोर देती हैं कि वो पुरानी घिसी पिटी सलाह शायद अब काम नहीं करती। कौन सी सलाह? वही जो हम सुनते आए हैं, बेटा स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, खूब मेहनत करो, पैसे बचाओ, अपना घर खरीदो। हाँ, घर खरीदो क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, और हाँ, थोड़ा बहुत पैसा शेयर बाजार में लंबी अवधि के लिए लगा दो। जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि ये सोच शायद इंडस्ट्रियल एज के लिए ठीक थी, जहाँ चीजें ज्यादा स्थिर थीं और ज्यादा प्रेडिक्टेबल थीं। अच्छा। इसे आ रहा है, इकोनॉमी ग्लोबल है, कंपटीशन कहीं ज्यादा है, यहाँ खेल के नियम ही बदल गए हैं। और इसी से जुड़ा एक और अहम पॉइंट सामने आता है, हमारा पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्कूल और कॉलेज हमें एकेडमिक नॉलेज और शायद कोई प्रोफेशनल स्किल तो सिखा देते हैं, लेकिन पैसे के मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हाँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसे सही मायनों में फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, उसके बारे में शायद ही कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल नहीं सिखाते। हम डिग्रियां लेकर निकलते हैं, नौकरी भी पा जाते हैं, पर पैसे को कैसे संभालना है, उसे कैसे बढ़ाना है, कैसे अपने लिए काम पर लगाना है, ये हम सीखते ही नहीं। इन सामग्रियों में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी को एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी समस्या के तौर पर पेश किया गया है। इसके अभाव में लोग या तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर निर्भर हो जाते हैं, जो अक्सर खुद उस लेवल की फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर पाते जिसकी सलाह वो दे रहे होते हैं। हाँ, ये भी एक बात है। या फिर वो बस अंदाजे से फाइनेंशियल डिसीजन लेते रहते हैं बिना समझे कि वो क्या कर रहे हैं। ये एक तरह का अंधेरे में तीर चलाना है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है, जिसे शायद कई लोगों ने सुना होगा, उबलते पानी में मेंढक का। हाँ, फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर। हाँ, कहानी कहती है कि अगर आप एक मेंढक को सीधे उबलते हुए पानी में फेंकें तो वो गर्मी महसूस करके तुरंत बाहर कूद जाएगा। जी।
लेकिन अगर आप उसी मेंढक को ठंडे पानी के बर्तन में रखें और फिर पानी को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गर्म करना शुरू करें, तो उसे पता नहीं चलता। हाँ, तो मेंढक उस बढ़ते तापमान का आदी होता जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि खतरा बढ़ रहा है, और जब तक पानी उबलने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसमें बाहर कूदने की ताकत ही नहीं बचती। और ये विश्लेषण इसी कहानी का इस्तेमाल करके ये तर्क देता है कि मध्यम वर्ग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, कैसे? धीरे धीरे बढ़ता हुआ कर्ज, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती महंगाई जो हमारी खरीदने की शक्ति कम करती जा रही है, टैक्स का बोझ, हाँ, टैक्स तो बढ़ता ही जाता है। अच्छी नौकरियों का दूसरे देशों में चले जाना, मतलब आउटसोर्सिंग, पेंशन योजनाओं का गायब होना, ये सारे बदलाव इतने धीरे धीरे और चुपचाप हो रहे हैं कि बहुत से लोग इन्हें तब तक गंभीरता से महसूस ही नहीं करते जब तक वो एक बड़े वित्तीय संकट के मुहाने पर नहीं पहुंच जाते। ये उन धीरे धीरे आने वाले वित्तीय बदलावों को पहचानने और उन पर समय रहते एक्शन लेने की क्षमता की कमी है, जो अनजाने में ही बहुत से लोगों को मुश्किल हालात में धकेल सकती है। तो ये मेंढक वाली कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे धीरे धीरे आते बदलाव हमें फंसा सकते हैं। हाँ। और यहाँ पर ये तर्क दिया जाता है कि इस जाल से बचने का रास्ता हमारी सोच, हमारी मानसिकता बदलने में है। बिल्कुल, माइंडसेट। ऐसा लगता है कि हमारी वित्तीय स्थिति का हमारी सोच के साथ एक गहरा, बहुत गहरा रिश्ता है। ये सामग्रियां इस बात को रेखांकित करती हैं कि अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग की सोच नुकसान के डर और सुरक्षा की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, फियर और सिक्योरिटी। वे ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें कोई रिस्क न हो, गारंटीड रिटर्न वाले निवेश ढूंढते हैं और किसी भी तरह के जोखिम से बचना चाहते हैं। बिल्कुल, उनके मुंह से अक्सर सुनने को मिलता है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, या शेयर बाजार तो जुआ है, बहुत खतरनाक है। हाँ, ये सुना है मैंने। उनका पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि उनके पास जो थोड़ा बहुत है कहीं वो भी ना चला जाए। इसके ठीक उलट इन विश्लेषणों के अनुसार अमीरों की सोच अवसरों को पहचानने, मौके ढूंढने पर, मौके ढूंढने, जोखिम का आकलन करने और उसे मैनेज करने, न कि उसके भागने, और सबसे जरूरी संपत्ति, एसेट्स बनाने पर केंद्रित होती है। संपत्ति, एसेट्स। हाँ, एसेट्स। और यहाँ संपत्ति का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस या महंगी चीजें नहीं है। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, आपकी गैर मौजूदगी में भी। अच्छा। इसके उलट होती हैं देनदारियां, लायबिलिटीज, जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। और यहीं पर पैसे बचाने और निवेश करने के बीच का वो बुनियादी फर्क साफ नजर आता है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जी। इन सामग्रियों का तर्क है कि सिर्फ पैसे बचाना, खासकर बैंक के सेविंग अकाउंट में रखना, आज के माहौल में एक हारने वाली स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन चुपचाप आपके पैसे की कीमत, उसकी खरीदने की शक्ति को कम करती रहती है। मान लीजिए महंगाई दर 4% सालाना है और आपके बचत खाते पर आपको 1% ब्याज मिल रहा है। तो असल में आप 3% खो रहे हैं। हाँ, असल में आप हर साल अपने पैसे की 3% कीमत खो रहे हैं। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। और इसमें टैक्स के पहलू को भी जोड़ना जरूरी है। बचत पर जो थोड़ा बहुत ब्याज मिलता भी है, उस पर भी अक्सर टैक्स देना पड़ता है। हाँ, टैक्स तो कटेगा ही, जिससे आपकी असली कमाई और भी कम हो जाती है। इसीलिए ये सामग्रियां कहती हैं कि सिर्फ बचाने वाले हारते हैं। सेवर्स आर लूजर्स। वो पैसे को एक पैसिव चीज मानते हैं, जिसे बस तिजोरी में बंद करके रखना है, जबकि निवेशक पैसे को एक एक्टिव टूल, एक कर्मचारी की तरह देखते हैं, जिसे काम पर लगाना है। हाँ, जिसे काम पर लगाना है ताकि वो और पैसा कमा कर लाए। ये सोच का बुनियादी फर्क है। इस अलग अलग सोच और आय के अलग अलग स्रोतों को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए इन सामग्रियों में एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम के मॉडल का जिक्र है। हाँ, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे एक चित्र के जरिए भी दिखाया गया है। ये क्वाड्रेंट 4 हिस्सों में बटा हुआ है, E, S, B और I। E, S, B, I। ये सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि 4 अलग अलग तरह की मानसिकता और पैसे कमाने के तरीकों को दिखाते हैं। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। E का मतलब है एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी, नौकरी करने वाले। हाँ, ये वो लोग हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी या संस्था में नौकरी करते हैं और बदले में उन्हें सैलरी मिलती है। इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता और चिंता होती है नौकरी की सुरक्षा, यानी जॉब सिक्योरिटी। ठीक है। और S? S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेस ओनर।
स्वनियोजित या छोटे व्यवसाय, ये वो लोग हैं जो खुद के मालिक होते हैं, अपना काम खुद करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर या कोई छोटी दुकान या रेस्टोरेंट चलाने वाला। अच्छा, अपना काम करने वाले। हाँ, ये लोग स्वतंत्रता चाहते हैं और अक्सर अपने काम में माहिर होते हैं, लेकिन इनकी समस्या ये होती है कि इनका पूरा सिस्टम इन्हीं पर निर्भर होता है। अगर ये बीमार पड़ जाएं या छुट्टी पर चले जाएं तो कमाई बंद। हाँ, तो इनकी कमाई भी रुक जाती है। ये असल में अपनी नौकरी के मालिक होते हैं। और फिर आते हैं क्वाड्रेंट के दाएं तरफ, बी और आई क्वाड्रेंट। हाँ, राइट साइड। बी का मतलब है बिग बिजनेस ओनर, यानी बड़े व्यवसाय के मालिक। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ खुद काम नहीं करते बल्कि एक सिस्टम बनाते हैं, और दूसरे लोग मतलब कर्मचारी उस सिस्टम के लिए काम करते हैं। अच्छा, सिस्टम बनाते हैं। हाँ, इनका लक्ष्य होता है एक ऐसा व्यवसाय खड़ा करना जो उनके बिना भी चलता रहे और मुनाफा कमाता रहे। वे सिस्टम बनाने और टीम का नेतृत्व करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स या रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां। और आखिर में आता है आई, यानी इन्वेस्टर, निवेशक। इन्वेस्टर ये वो लोग हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। वे अलग अलग तरह की संपत्तियों मतलब एसेट्स में निवेश करते हैं, जैसे रियल एस्टेट में, किराए की प्रॉपर्टीज, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स या दूसरों के व्यवसायों में, जो उनके लिए नियमित रूप से नकदी प्रवाह यानी आमदनी पैदा करते हैं। रेगुलर इनकम। हाँ, इन विश्लेषणों के मुताबिक सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता और टिकाऊ दौलत मुख्य रूप से बी और आई क्वाड्रेंट में ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि उनका पैसा और उनका सिस्टम उनके लिए काम कर रहा होता है। और यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात यह कही गई है कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, हमारा समाज हमें मुख्य रूप से ई यानी कर्मचारी या एस यानी स्वनियोजित क्वाड्रेंट के लिए ही तैयार करता है। हाँ, ये सच है। हमें सिखाया जाता है कि एक अच्छा कर्मचारी कैसे बने या एक कुशल डॉक्टर, वकील या इंजीनियर कैसे बने, लेकिन बी यानी बड़ा बिजनेसमैन या आई यानी निवेशक क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए जिस अलग तरह की सोच, जिस फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है, वो स्कूलों या कॉलेजों में शायद ही सिखाई जाती है। हाँ, वो नहीं सिखाते। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है। ये सामग्रियां ऐसे एक नई भाषा सीखने जैसा बताती हैं। नई भाषा सीखना। हाँ, जैसे कोई नई भाषा सीखना शुरू में मुश्किल लगता है, नए शब्द, नए ग्रामर के नियम समझने पड़ते हैं, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से उसमें मास्टरी हासिल की जा सकती है। वैसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी भी सीखी जा सकती है। ये नंबर्स यानी अकाउंटिंग और शब्दों यानी कानूनी और निवेश की भाषा का एक मेल है। इसे समझना जरूरी है ताकि आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकें, एसेट और लायबिलिटी के बीच का बारीक फर्क समझ सकें और निवेश के मौकों को सही से परख सकें। बिल्कुल। और इस सीखने की प्रक्रिया को सिर्फ किताबी न रखकर इसे मजेदार और प्रैक्टिकल बनाने के लिए इन विश्लेषणों में कैश फ्लो जैसे बोर्ड गेम का भी उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो गेम। एक तस्वीर में इस गेम का बोर्ड भी दिखाया गया है। बताया गया है कि इस गेम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खिलाड़ी खेल खेल में ही अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी सीख सकें। हाँ, ये काफी मददगार हो सकता है। ये असल दुनिया में पैसा लगाने से पहले बिना किसी असली फाइनेंशियल रिस्क के अलग अलग फाइनेंशियल डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करने और अपनी गलतियों से सीखने का एक सुरक्षित तरीका है। इस गेम का लक्ष्य होता है रैट रेस, यानी वो ई और एस क्वाड्रेंट की जिंदगी जहां आप पैसे के पीछे भागते रहते हैं से निकलकर फास्ट ट्रैक यानी बी और आई क्वाड्रेंट की जिंदगी जहां पैसा आपके लिए काम करता है पर पहुंचना। इन सामग्रियों में एक और महत्वपूर्ण विजुअल कॉन्सेप्ट का जिक्र है जिसे BI ट्रायंगल यानी BI ट्रायंगल कहा गया है। BI ट्रायंगल, ये क्या है? ये एक पिरामिड जैसा ढांचा है जो ये दिखाता है कि एक सफल व्यवसाय बी क्वाड्रेंट बनाने और एक सफल निवेशक आई क्वाड्रेंट बनने के लिए किन किन जरूरी हिस्सों या अंदरूनी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इस ट्रायंगल के बेस में मतलब बुनियाद में 5 मुख्य तत्व बताए गए हैं। पहला, कैश फ्लो मैनेजमेंट यानी पैसे का आना जाना संभालना। दूसरा, कम्युनिकेशंस यानी अपनी टीम, ग्राहकों और निवेशकों के साथ सही से बात करना। ठीक है। तीसरा, सिस्टम्स यानी काम करने के ऐसे तरीके और प्रक्रियाएं बनाना जो दोहराए जा सकें और आपके बिना भी चलें। चौथा, लीगल यानी कंपनी स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह की कानूनी समझ। और पांचवां, प्रोडक्ट यानी आप क्या बेच रहे हैं, आपकी सर्विस या चीज।
और इस मजबूत बुनियाद के ऊपर क्या है? इसके ऊपर आते हैं दो और महत्वपूर्ण स्तर। टीम यानी सही लोगों को चुनना और उन्हें साथ लेकर चलना, और लीडरशिप यानी उस टीम को दिशा देना और मोटिवेट करना। लेकिन इस पिरामिड के शिखर पर, सबसे ऊपर, और इन विश्लेषणों के अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है मिशन। मिशन मतलब उद्देश्य। हाँ, मिशन यानी आपके व्यवसाय का या आपके निवेश का असली उद्देश्य क्या है। आप ये क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाना तो एक नतीजा है, लेकिन मिशन उससे कहीं बड़ा होना चाहिए। अच्छा। इन सामग्रियों का तर्क है कि एक मजबूत, स्पष्ट और प्रेरक मिशन ही किसी भी टिकाऊ और सफल वेंचर की असली नींव होता है। यही वो चीज है जो आपकी टीम को मुश्किल समय में एकजुट रखती है, जो ग्राहकों को इमोशनली आपके साथ जुड़ती है और जो आपको चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। बिना एक शक्तिशाली मिशन के बाकी सब कुछ, टीम, सिस्टम, उत्पाद बिखर सकता है। तो इन सभी विचारों, मॉडलों और उदाहरणों से जो एक सेंट्रल मैसेज बार बार निकलकर सामने आ रहा है, हाँ, वो ये है कि हमें अपने वित्तीय भविष्य का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेना होगा। बिल्कुल। पुरानी सोच पर टिके रहने या सिर्फ पारंपरिक सिस्टम्स जैसे कि सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम या अपने एम्प्लॉयर की रिटायरमेंट योजनाओं पर पूरी तरह निर्भर रहने का जमाना शायद चला गया है। हाँ, वो काफी नहीं। आप जरूरत है एक्टिवली अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने और उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेने की। बिल्कुल। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है। अक्सर हमें सिखाया जाता है, अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ। हाँ, आमदनी से कम खर्च करो। जो कि जरूरी तो है, लेकिन शायद काफी नहीं है। ये सामग्रियां कहती हैं कि सिर्फ खर्च कम करने के बजाय हमें अपनी आमदनी के साधन बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। इनकम बढ़ाने पर। हाँ, यानी आय के नए स्रोत बनाने होंगे, और खासकर ऐसी आय के स्रोत जो पैसिव इनकम हो, यानी जिनके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम न करना पड़े। पैसिव इनकम। और ये आय मुख्य रूप से बी और आई क्वाड्रेंट से ही आती है। और यहीं पर लेवरेज का शक्तिशाली आइडिया आता है। हाँ, लेवरेज। इन विश्लेषणों में बताया गया है कि अमीर लोग अक्सर लेवरेज के सिद्धांत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेवरेज का सीधा सा मतलब है कम एफर्ट या कम रिसोर्स से ज्यादा रिजल्ट हासिल करना। जी। इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन दो मुख्य तरीकों का जिक्र है। ओपीएम यानी अदर्स पीपल्स मनी, दूसरों का पैसा, और ओपीटी यानी अदर्स पीपल्स टाइम, दूसरों का समय। सही कहा। ओपीएम का सबसे आम उदाहरण है बैंक से या निवेशकों से कर्ज लेना। लेकिन यहां पर अच्छे कर्ज या गुड डेट और बुरे कर्ज या बैड डेट के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है, जैसा कि इन सामग्रियों में बताया गया है। अच्छा। और बुरा कर्ज? हाँ, बुरा कर्ज वो होता है जिसका इस्तेमाल आप ऐसी चीजें खरीदने के लिए करते हैं जो समय के साथ अपनी कीमत खो देती हैं या आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती रहती हैं, यानी लायबिलिटीज। जैसे क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना। हाँ, या कार के लिए लोन लेना, अगर वो कार आपकी कमाई का जरिया नहीं है। जबकि अच्छा कर्ज वो है जिसका इस्तेमाल आप ऐसी संपत्ति खरीदने के लिए करते हैं जो आपकी जेब में पैसा डाले या जिसकी कीमत समय के साथ बढ़े। उदाहरण के लिए एक किराए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेना। अगर उस प्रॉपर्टी से आने वाला किराया आपकी लोन की किश्त और बाकी खर्चों से ज्यादा है, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए कैश फ्लो पैदा कर रही है। और लोन आपकी मदद कर रहा है एसेट बनाने में। बिल्कुल। विश्लेषण ये कहता है कि अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल इसी तरह एसेट बनाने और अपने निवेश को बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग अक्सर बुरे कर्ज के जाल में फंसकर रह जाता है। इसी तरह ओपीटी, अदर्स पीपल्स टाइम, का मतलब है दूसरों के समय और स्किल का उपयोग करना। बी क्वाड्रेंट के मालिक यही तो करते हैं। हाँ, टीम बनाकर वे एक सिस्टम बनाते हैं और फिर लोगों को काम पर रखते हैं जो उस सिस्टम को चलाता है। इससे मालिक का अपना समय बचता है, जिसे वे और नए अवसर तलाशने, स्ट्रैटेजी बनाने या दूसरे निवेशों पर ध्यान देने में लगा सकते हैं। वो हर काम खुद नहीं करते। नहीं, वो हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक टीम बनाते हैं और काम सौंपते हैं। ये भी लेवरेज का एक रूप है। तो कुल मिलाकर इन सामग्रियों का जो सार या निचोड़ लगता है वो ये है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना या पैसे बचाना ही फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी नहीं है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है वित्तीय रूप से बुद्धिमान बनना, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना, अपनी पुरानी सोच और डर को बदलना। हाँ, वो माइंडसेट शिफ्ट। और एक्टिवली ऐसी संपत्तियां, ऐसे एसेट्स बनाना या हासिल करना जो आपके लिए लगातार नकदी प्रवाह, कैश फ्लो उत्पन्न करे। जी हाँ।
लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। जैसा कि इन सामग्रियों की शुरुआत में जिक्र किया गया था, दोनों लेखक इसी साझा चिंता यानी मध्यम वर्ग के सिकुड़ने और आम लोगों में वित्तीय शिक्षा की भारी कमी के कारण ही ये किताब लिखने के लिए साथ आए थे। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। जोर सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने पर नहीं है, बल्कि पैसे की भाषा को समझने, उसे कंट्रोल करने और उसे अपने लिए काम पर लगाने की क्षमता डेवलप करने पर है। और इसके लिए, जैसा कि ये सामग्रियां बार बार दोहराती हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना और सही माइंडसेट अपनाना, ये दोनों ही अनिवार्य है, जरूरी है। हाँ। ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक लगातार सीखने और उसे अमल में लाने की प्रक्रिया है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सामाजिक बदलावों के कारण हमारा फाइनेंशियल लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है। वो पुरानी इंडस्ट्रियल एज की फाइनेंशियल सलाह जो शायद हमारे माता पिता के जमाने में काम करती थी, अब उतनी रेलेवेंट नहीं रही। हमने ये भी समझा कि फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना और अपनी मानसिकता को बदलना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर वो ES क्वाड्रेंट की सिक्योरिटी फर्स्ट वाली सोच से निकलकर BI क्वाड्रेंट की अवसर बनाने और सिस्टम बनाने वाली सोच की ओर बढ़ना। जी। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद लेना और सिर्फ सेविंग करने के बजाय एक्टिवली कैश फ्लो जनरेट करने वाली संपत्ति बनाने की ज़रूरत पर बात हुई। इन सामग्रियों के आधार पर एक विचार जो आगे और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ? ये विश्लेषण व्यक्तिगत कार्यवाही, माइंडसेट में बदलाव और फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग इस BI मानसिकता को अपना लें, मतलब ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर बन जाएं, तो इसके बड़े सामाजिक और आर्थिक परिणाम क्या हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या इससे समाज में धन का बंटवारा ज्यादा बराबर होगा या और ज्यादा असमान? क्या इससे नई तरह की चुनौतियां या अवसर पैदा होंगे? या एक और प्रैक्टिकल सवाल, ये सामग्रियां फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की बात करती हैं, जैसे इसे सीखा जा सकता है, किताबें पढ़ना, सेमिनार में जाना या गेम खेलना। तो ठीक है, लेकिन कोई आम व्यक्ति व्यवहारिक रूप से आज से ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस इंटेलिजेंस को विकसित करना कैसे शुरू कर सकता है? हाँ, पहला कदम क्या हो? वो कौन से छोटे ठोस कदम हो सकते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी मौजूदा आय कुछ भी हो, शुरुआत कर सके? ये कुछ ऐसे गहरे सवाल हैं जिन पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है, अपने अपने जीवन के अनुभवों और संदर्भों में। बिल्कुल, इन विचारों पर मनन जरूर करें। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ।